ये दो बातें समझ आ गई, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं और डायाफ्राम क्या होता है, और उनकी थोड़ी सी बातें क्या कि जब ये नॉर्मल स्टेज में हो तो कैसे होता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में हो तो डायाफ्राम कैसे होता है। ये दो बातें समझ आ गई तो आगे फिर एक्सहेलेशन और इनहेलेशन जो है वो मुश्किल नहीं है, वो क्या है हमारे पास मुश्किल नहीं है। सो शुरू करते हैं। अब काम जो है वो इजी हो गया। ये दो बातें जो है ये काफी इंपॉर्टेंट थी तो इसको पहले बताना लाजमी था। अब आते हैं हम सबसे पहले प्रोसेस पे जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन। दूसरा नाम क्या बनेगा, इनहेलेशन। मतलब क्या है, सांस का अंदर जाना, ठीक है। जो सांस हमारी अंदर जाती है इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। पहले बताया था ये कौन सा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। अब जब इनहेलेशन के दौरान देखो हमारी बॉडी के अंदर चेंजिंग कहां पे आएगी, एक चेंजिंग आएगी इंटरकॉस्टल मसल्स में, एक चेंजिंग कहां आएगी, इंटरकॉस्टल मसल्स में, ठीक होगा। इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या होगा कि अगर हम बात करें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की, किसकी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये हमारे पास याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब ये बाहर सबसे बाहर वाली जो लेयर है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, देखो सांस लो तो फील होता है कि यहाँ पे कुछ चीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, जो गोश्त है वो सुकड़ कैसा गया, ऊपर वाली लेयर उसकी क्या होगी है, सुकड़ गई है। तो जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस दौरान, इंस्पिरेशन के दौरान, इनहेलेशन के दौरान, जब सांस अंदर ले रहे हो उस दौरान एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। उसकी वजह से अब मैंने कहा था कि पैर की फॉर्म में होगा ये, तो एक्सटर्नल होगा तो इंटरनल क्या काम कर रहा होगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल क्या काम कर रहा होगा, वो हमारे पास रिलैक्सेशन करेगा। वो क्या हो रहा होगा, रिलैक्सेशन के प्रोसेस में होगा, रिलैक्स कर रहा होगा। मतलब क्या है कि अगर इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जैसे बाई और ट्राई को जहन में रखो, बाई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ट्राई रिलैक्सेशन की फेज में जा रहा है। इन दोनों की तरह की होने की वजह से ही ये हाथ ऊपर उठ रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा। तो यहां पे अगर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल क्या कर रहा होगा, रिलैक्सेशन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, रिलैक्सेशन। ठीक हो गया ये। अब इससे क्या हुआ, सांस लो, क्या हुआ, हमारा सीना जो है ऊपर उठ गया। क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर भी उठ गया और थोड़ा सा बाहर भी आ गया। मतलब अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। क्या काम हुआ, अपवर्ड थोड़ा सा ऊपर गया और थोड़ा बाहर भी आ गया, मतलब ये, ठीक है, अपवर्ड और फॉरवर्ड। क्यों, इसके साथ एक काम और होता है डायाफ्राम के साथ, उसको भी देखो। डायाफ्राम के साथ क्या होगा, डायाफ्राम वो एक लेयर थी, ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मैंने क्या बताया था, जब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में जाएगा तो वो मोर डूम लाइक स्ट्रक्चर से लेस डूम लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर डूम लाइक स्ट्रक्चर से लेस डूम लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो यहां पे क्या हो जाएगा, डायफ्राम हमारे पास लेस डूम लाइक स्ट्रक्चर, लेस डूम लाइक हो जाएगा। अब इससे होता क्या है, ठीक है, बिलफर्ज ये हमारे पास फेफड़े हैं, अजीब से फेफड़े बनाऊंगा, खैर है, ये हमारे पास फेफड़े हैं। इन फेफड़ों के दरमियान ये डायाफ्राम था, ऐसे, ये क्या था, डायाफ्राम था। तो अब हुआ क्या कि डायाफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये क्या हुआ, लेस डूम लाइक हो गया। लेस डूम लाइक का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा नीचे हो गया तो यहां पे स्पेस ज्यादा बन गई। क्या है, प्लूरल कैविटी के लिए इनको फैलने के लिए स्पेस थोड़ी सी ज्यादा बन गई। ऊपर से ये क्या हुआ, इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से क्या हुआ, जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो इंटरनल रिलैक्स कर गए। इनसे हुआ क्या, जब एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, इंटरनल रिलैक्स कर रहे थे, तो उसकी वजह से हमारा जो सीना है, हमारे जो रिब केज है, वो रिब केज क्या हुआ,
वो थोड़ा सा ऊपर उठा, मतलब क्या हुआ, अपवर्ड हुआ। रिब केज क्या हुआ, अपवर्ड एंड थोड़ा बाहर भी आया, फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ये अपवर्ड और फॉरवर्ड हुआ, तो भी थोड़ी सी जगह बन गई लंग्स के लिए, प्लूरल कैविटी के लिए, स्पेस थोड़ी ज्यादा हो गई। फिर ये जो डायाफ्राम है वो क्या हुआ, वो लेस डूम लाइक स्ट्रक्चर में चला गया, तो यहां पर भी स्पेस इंक्रीज कर गई। क्या इंक्रीज कर गई, स्पेस इंक्रीज कर गई। तो इनसे हुआ क्या कि जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी है, जो प्लूरल कैविटी है, या जो लंग्स के अंदर वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गया। वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। और प्रेशर डिक्रीज कर गया। प्रेशर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम केमिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, दो काम हुए इंटरकॉस्टल मसल्स अप की वजह से, क्या इनहेलेशन के दौरान रिब केज अपवर्ड और फॉरवर्ड चला गया, उसकी वजह से थोड़ी सी स्पेस बन गई, और डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो लेस डूम लाइक स्ट्रक्चर में चला गया। तो उसकी वजह से अब ये जो प्लूरल कैविटी के अंदर लंग्स हैं, इनको फैलने के लिए स्पेस ज्यादा हो गई। क्या ज्यादा हो गई, स्पेस ज्यादा हो गई। तो स्पेस ज्यादा होने की वजह से क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। इतनी तो समझ आ गई। उससे प्रेशर कैसे डिक्रीज कर गया, लंग्स के अंदर प्रेशर कैसे डिक्रीज कर गया। देखो, हम शुरू से एक लॉ पढ़ते आ रहे हैं, बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ते आ रहे हैं, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली, कि जितना अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कम होगा, या वॉल्यूम इंक्रीज करने से प्रेशर कम होगा। इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो यहां पर क्या हुआ कि इस इनहेलेशन की वजह से, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम की वजह से, अंदर हमारे पास लंग्स के अंदर स्पेस जो है गैस के लिए वो ज्यादा हो गई। स्पेस का मतलब क्या, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या कर जाएगा, प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बॉयल्स लॉ यही तो कहता है, बॉयल्स लॉ ये भी तो कहता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। उस पे हम चक्रों में नहीं पढ़े, सिंपल बॉयल्स लॉ उसने कंसीडर किया था कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ये चीज हो गई, या वॉल्यूम डिक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज करेगा, इनवर्स रिलेशन में है। तो वही काम यहां पे हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, प्रेशर डिक्रीज कर गया। अब यहां पे अंदर हमारे पास प्रेशर कम है, यहां पे गैसेस का प्रेशर कम है, जबकि बाहर एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया। बाहर प्रेशर ज्यादा है हवा का, अंदर प्रेशर कम है। तो अब खुद बताओ, गैसेस जो है, जो एयर है, वो क्या करती है, ज्यादा प्रेशर से कम वाले प्रेशर की तरफ खुद ब खुद जाती है। फिर जितना ही प्रेशर कम होगा उतने ही वो जल्दी से जाएगी। तो अब देखो, इनहेलेशन के दौरान ये दो काम हुए, उसकी वजह से अंदर जो प्रेशर था वो कम हो गया, अंदर लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो गया। तो इस प्रेशर को, क्या बात की थी, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इस प्रेशर को सेट रखने के लिए, अपनी जगह लाने के लिए, बाहर से, इन्वायरमेंट से जो हवा है वो खुद ब खुद कोई सुराख ढूंढेगी और वो सुराख के जरिए उस प्रेशर को पूरा करने की कोशिश करेगी। इसी वजह से जो बाहर की हवा है वो नाक से इंटर होके लंग्स पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। क्यों, ड्यू टू दिस सिंपल फिजिक्स प्रोसेस, या इसको केमिस्ट्री प्रोसेस जहां पे भी पढ़ते हैं, लेकिन इस सिंपल बॉयल्स लॉ की वजह से प्रेशर अंदर वाला डिक्रीज कर गया। तो प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से बाहर की हवा नाक से होकर डायरेक्ट हमारे लंग्स की तरफ पहुंच जाएगी, हमारे लंग्स की तरफ पहुंच जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन। ठीक हो गया। अब उसके बाद इसके उलट चलना है। अगला प्रोसेस क्या है, एक्सहेलेशन है। क्या है, एक्सहेलेशन। तो इसको थोड़ा सा उलट चलना है, काम वही होना है सारा, बस उल्टा। हवा अंदर आ गई, अब इस हवा के साथ क्या होना है, इस लेक्चर में उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हवा के साथ क्या होगा, उसमें क्या है, वो किधर जाएगी, कोई लेना देना नहीं। हमने लंग्स की तरफ हवा को पहुंचा दिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, सेकंड स्टेज हमारे पास है एक्सहेलेशन। क्या है हमारे पास, एक्सहेलेशन, या उसका दूसरा नाम क्या होगा, दूसरा नाम क्या होगा, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन या फिर सांस का बाहर निकलना, सांस का बाहर निकालना। अब जब सांस अंदर चली गई, उसके बाद हम सांस बाहर ले रहे हैं।
अंदर चली गई, बाहर आ गई। तो ये जो बाहर आने वाला प्रोसेस है, इसके अंदर क्या हो रहा है, काम वही इन्वॉल्व होंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स ही इन्वॉल्व है। लेकिन अब क्या है, बाहर निकाला, एक्सटर्नल इंटरनल क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स कर गए। वो क्या हो गए, रिलैक्स कर गए। इनके रिलैक्सेशन, इसके ऑपोजिट में क्या चलेगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल, वो क्या करेंगे, अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एक्सटर्नल रिलैक्स कर गए, इंटरनल क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट कर गए। तो एक्सटर्नल के रिलैक्सेशन और इंटरनल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है, हमारा सीना क्या है, वापस डाउनवर्ड और बैकवर्ड चला गया। वापस क्या हुआ, डाउनवर्ड, नीचे भी बैठ गया और थोड़ा पीछे भी हो गया। तो अब पुराना काम क्या हुआ, रिवर्स हो गया, डाउनवर्ड भी चला गया और बैकवर्ड भी चला गया। सही है। तो डाउनवर्ड और बैकवर्ड जाने से क्या होगा अब, और दूसरा काम, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जो डायाफ्राम है, वो डायाफ्राम रिलैक्स करेगा। वो डायाफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो इसकी रिलैक्सेशन की वजह से देखो डूम लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, मोर डूम लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये जो डायाफ्राम है रिलैक्स के दौरान दोबारा से गुंबद की फॉर्म में चला जाएगा। दोबारा से किसकी फॉर्म में चला जाएगा, गुंबद की फॉर्म में चला जाएगा, डूम लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इन दोनों कामों की वजह से क्या है, एक तो सीना वापस नीचे हो गया और पीछे भी हो गया। मतलब पीछे का मतलब क्या है कि पहले ये देखो इतनी सी जगह थी, ये सीना है, जब हमने इनहेल किया तो ये क्या हुआ, ऊपर भी हुआ बाहर भी हुआ। क्या हुआ, ऊपर भी हुआ बाहर भी हुआ। तो यहां पे स्पेस ज्यादा हो गई, ये देखो दो हाथों के दरमियान, ये नॉर्मल था, इनहेल किया तो ये ऊपर हुआ बाहर हुआ, स्पेस दरमियान में क्या होगी, ज्यादा हो गई। अब रिवर्स होगा, दोबारा से पीछे भी होगा नीचे भी होगा, तो स्पेस अब क्या हो गई, कम हो गई, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। दूसरी बात क्या हुई, जो हमारे पास डायाफ्राम है वो लेस डूम लाइक स्ट्रक्चर से मोर डूम लाइक, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया। तो अब उस फेफड़ों को क्या है, नीचे से भी उनको दे दिया उन्होंने मुक्का, ठीक है, डूम लाइक स्ट्रक्चर, नीचे से भी गुंबद दे दिया और ऊपर से पसलियों ने भी उसको जकड़ना शुरू कर दिया। तो अब इन दोनों की वजह से क्या है, वॉल्यूम हमारे पास हो गया डिक्रीज। वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। तब जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्या है, वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या करेगा, बॉयजला क्या कहता है, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, प्रेशर क्या होगा वहां का, इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंटरनल लंग्स में इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा इतना ज्यादा हो जाएगा कि यहां पे अब एयर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो अंदर वाली हवा ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएगी, क्योंकि वहां प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज्यादा है। इस तरीके से हो जाती है हमारे एक्सहेल। इसको मैं ऐसे बताता हूं, बिलफर्ज ये तो मैंने गुब्बारा जो है वो बांधा हुआ है, ये हमारे पास लंग्स है या थोरेसिक कैविटी है जो भी है, लेकिन ये गुब्बारा मैंने बांधा हुआ है, लेकिन समझो कि यहाँ पे एक सुराख है, ठीक है। अब ये है मेरे पास जो डूम लाइक स्ट्रक्चर, जब लेस डूम लाइक स्ट्रक्चर तो ये तो ऐसे था, ठीक है, तो इसको कोई मसला नहीं था। अब जब ये मोर डूम लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, डायाफ्राम रिलैक्स करेगा, क्या होगा, डायाफ्राम क्या होगा, रिलैक्स करेगा, तो उसकी वजह से ये गुंबद की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये ऊपर उठ जाएगा। जैसे ही ये ऊपर उठ जाएगा तो देखो यहां पे गुब्बारे के अंदर जो स्पेस है वो कम हो गई। एक तो ऊपर से ये जो पिंजरा था, पिंजरा पहले ऐसे था तो गुब्बारा फैल गया था, अब पिंजरा उसको बाहर से दबा रहा है। ऊपर जो ये थोड़ा अगर नीचे जाने की कोशिश करता है तो यहां से डायाफ्राम उसको बाहर की तरफ, मतलब ये मोर डूम लाइक स्ट्रक्चर में आ गया, तो अब वहां गुब्बारे के अंदर स्पेस कम होती जा रही, तो वो क्या कोशिश करेगा कि यहां पे देखो स्पेस कम हो गई तो प्रेशर ज्यादा हो गया। ये गुब्बारा क्यों फटता है भाई, जब इस पे हम देखो लगा रहे जोर, तो जितने जोर लगाते जाएंगे उतने गुब्बारे के अंदर स्पेस कम होती चली जाएगी और प्रेशर ज्यादा होता चलेगा, और इतना ज्यादा होता चला जाएगा कि ये किसी जगह को फाड़ के बाहर के प्रेशर को मेंटेन करेगा। इसकी वजह से आप देखो रिब केज है, रिब केज उसको मतलब जब जैसे नीचे और पीछे हुए, पहले यहां पे थे, ठीक है, जब ये पीछे वायु वापस हुए तो अब इसको ये दबा रहे हैं और नीचे से उसको ये जो डायफ्राम है वो उसको ऐसे मतलब गुंबद ऐसे अंदर की तरफ बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अंदर जो स्पेस है वो डिक्रीज कर जाती है और ये जो हवा है वापस उसी नाक के जरिए, उसी ट्रैका के जरिए बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको क्या नाम देंगे, एक्सहेलेशन। क्या बोलेंगे इसको, एक्सहेलेशन। तो ये था ऑल अबाउट के इनहेलेशन और एक्सहेलेशन
क्या फर्क है और दोनों कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और ब्रीथिंग का मैकेनिज्म ओवरऑल कैसे होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट्स वही, प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर गया, बॉयल्स लॉ को ध्यान में रखो। बाकी यह है इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम, इनके साथ क्या हुआ, ये होते क्या है वो तो पहले बता दिया था। एक्सहेलेशन में इनके साथ क्या होता है, इनहेलेशन में इनके साथ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। एक्सहेलेशन में हमारे पास जो एक्सटर्नल है वो रिलैक्स करता है, इनहेलेशन में वही एक्सटर्नल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करता है। इंटरनल हमारे पास एक्सहेलेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करता है, जबकि इनहेलेशन के दौरान वो हमारे पास रिलैक्स करता है। इस तरह डायाफ्राम एक्सहेलेशन में रिलैक्स कर रहा होता है तो मोर डूम लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है, जबकि इनहेलेशन के दौरान जब सांस हम अंदर ले रहे होते हैं उस दौरान ये लेस डूम लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर का जो स्पेस है वो इंक्रीज कर जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट ब्रीथिंग मैकेनिज्म, या जिसको वेंटिलेशन प्रोसेस बोलते थे। इसके अंदर अगला टॉपिक हमारे पास इंशाल्लाह होने वाले काफी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का, जिसमें टेडल वॉल्यूम और हमारे पास डेड स्पेस और इस तरह की जो चीजें टॉपिक्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। होप से होकर जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है वो समझ आ गई है। तो मुझे इजाजत दो, अपनी दुआ में याद रखो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।